हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपकी 7 क्लास, जिसमें हम आपके हिस्ट्री के चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। आपकी पॉलिटी की क्लास जो है कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने आपकी 6 क्लास की कंप्लीट NCERT डिस्कस कर ली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपकी क्लासेज रहने वाली है, क्योंकि अगर आप पेपर 2 क्लियर करना चाहते हो तो NCERT को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो हमने जो है आपकी सारी क्लासेस कराई गई है। जो भी क्लासेस कराई गई वो आपकी पर्टिकुलर NCERT की बुक से ही ली गई है। और इस बार जो आपके बुक में से कुछ चैप्टर जो हटा दिए गए, तो उन चैप्टर को हमने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि उसमें से अब आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और जो आपको क्लासेस कराई जा रही है वो आपकी न्यू NCERT के बेस पर कराई जा रही है। तो जाकर सब प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ताकि आपको बाकी की भी क्लासेस मिल सके। तो आज है आपका यहाँ पर क्लास 7। इससे पहले आपकी 6 क्लासेस हिस्ट्री की भी हो चुकी है, तो आप जाकर उन्हें भी देख लेना। और जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 7, राज्य से साम्राज्य की ओर। तो यहाँ पर क्या है आपका, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके NCERT में इस तरीके की एक छोटी सी स्टोरी दी हुई होती है, ताकि बच्चे इससे रिलेट कर पाए, अपना इंटरेस्ट जो है इसमें डेवलप कर पाए। क्योंकि हमें क्या करना है, NCERT का आपका मीनिंग यही है, बच्चों को क्रिएटिविटी तरीके से उनके वास्तविक जीवन से आपको चीज़ें समझानी है। तो हम ये जो आपकी क्लासेस करते हैं एज ए टीचर करते हैं, कि आप एज ए टीचर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर करोगे, ताकि आपकी पेडागोजिकल चीज़ों में भी आपको हेल्प मिल सके। क्योंकि पेडागोजिकल क्वेश्चन भी आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो इनमें भी आपकी हेल्प हो सके। इसी वजह से हम ये सारी चीज़ें जो एज ए स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, उसी की तरीके से यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर है आपका, जन्म दिवस पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उन्होंने अपने हाथ में दबा रखा था। उसके बाद क्या हुआ, उसने एक नया CD खरीदने का बहुत मन था, लेकिन उस साथ ही साथ बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोट के दाहिनी तरफ आपके गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ है, और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर जो है चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यह शेर क्यों बनाए गए हैं। तो उस बच्चे के मन में क्या आया, उसे नोट मिला, उसमें शेर क्यों बनाए गए, तो उसी चीज को रिलेट करके यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट किया गया है। तो इसमें क्या है आपका, इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाए। बच्चों को एक्टिविटी देंगे, भाई जो चीजें तुमने ये नोट देखा है उसकी जो है आपको एक तस्वीर लगानी है बच्चे की तस्वीर के साथ, तो इस चीज से बच्चा रिलेट करे। इन चीजों को जो है यहाँ पर एक्टिविटी के तौर पर बच्चों के साथ कराएंगे। हम जिन शेरों के चित्र आपके रुपए पैसों पर देखते हैं, उनका क्या एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों के काट कर क्या करा गया था, उन्हें सारनाथ के एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। कहाँ पर, सारनाथ के विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। ये हमने किस में पढ़ा था आपका, यह विषय तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। ठीक है, ये सब चीजें पढ़ी थी हमने। आगे चलते हैं आपका, यहाँ पर इतिहास में महानत आपके राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। किसके आदेश पर, निर्देश पर, आपके अशोक के। इससे पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा हुआ है, यह समझने की कोशिश करें, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, हम राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है ये देखते हैं। तो इसमें क्या है आपका, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने आपके 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या फिर आपका कौटिल्य नाम का एक बुद्धिमानी, यहाँ क्या था, एक व्यक्ति था जिन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार जो है हमने इनके अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से, किताब से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले तो यही है कि आपके चाणक्य या फिर कौटिल्य कौन थे, किस साम्राज्य से बिलोंग करते थे, इन्होंने किसकी हेल्प की थी, और इन्होंने अपनी किस पुस्तक में जो है इन सब चीज़ों के बारे में लिखा था। राजनीति से रिलेटेड इन्होंने कौन सी अपनी पुस्तक लिखी थी। तो अर्थशास्त्र जो आपकी राजनीति से रिलेटेड है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अर्थशास्त्र है तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगी, जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन जो इसमें लिखा गया था उससे रिलेटेड सारी चीजें जो इसमें बताई थी, तो ये आपका राजनीति से संबंधित है। किसके द्वारा, चाणक्य। ठीक है, आप विष्णुगुप्त भी इन्हें कह सकते हो, इनका तीसरा नाम है विष्णुगुप्त। और ये जो है आपके अशोक का साम्राज्य जो आपका यहाँ पर देख रहे हो, इसका जो आपकी स्थापना की थी वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने ही आपके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये अशोक जो थे इनके ही क्या थे, तीसरे आप कह सकते हो, तीसरे राजा इसमें बने थे। आगे चलते हैं आपका, साम्राज्य में बहुत से नगर होते हैं। मानचित्र में उन्होंने काले बिंदुओं में दिखाया गया। ठीक है, हम नीचे अब मानचित्र पढ़ेंगे, तो इसमें जो है ये सारी चीजें हमें दिखाई गई है। जो आपके ब्लैक वाले हैं यही आपके क्या है, ये सभी जो है आपके यहाँ पर साम्राज्य दिए गए हैं। यहाँ पर चलते हैं आपका, इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन,
तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर है। ठीक है, क्या है आपकी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर थे। इसमें तक्षशिला उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। इससे पहले हम आपका ये चित्र देख लेते हैं। ये है आपका शेरों वाला स्तंभ शीर्षक, जो कि आपका सारनाथ में स्थापित है। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर शेर देखने को मिलते हैं। ये आपका क्या अशोक चिन्ह के रूप में देखा जाता है। ये हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर वंश वंश क्या दे रखा है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद राजा बनते हैं तो एक वंश कहलाया जाने लगता है। मौर्य वंश की 3 प्रमुख राजा थे। सबसे पहले चंद्रगुप्त, फिर उनका यहाँ पर बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ये 3 जो है इस वंश के प्रमुख राजा बने थे। ये इस वंश के प्रमुख यहाँ पर शासक थे। अब यहाँ बात करते हैं जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिलते हैं उन्हें लाल बिंदु से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर उन देशों के नाम बताइए। ठीक है, हम ये क्या करेंगे, इनके राज्य के भीतर कौन से देश, हम बच्चों को एक्टिविटी देंगे, भाई उनके नाम बताओ। जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं भारत में कौन से ऐसे राज्य है जो मौर्य साम्राज्य से बाहर है? तो ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है। चलिए पहले इन्हीं ही देख लेते हैं। ये आपके रेड में ये सब क्या आपके यहाँ पर बाहर हो गई। ये चीजें क्या भारत से बाहर है? ये सब बाहर है। जैसे कि आपका यहाँ पर लपाक हो गया, कंधार हो गया, ये भारत से बाहर हो गए। लेकिन ये जो भारत के अंदर है ये सब आपका, जैसे कि टोपरा, आपका बहारपुर, मेरठ, आपका कलसी, लुम्बानी, गुज्जर, कौशाम्बी, आपका रूपनाग, इलाहाबाद, आपका यहाँ पर रामपुरवा, ऐसे आपका सांची, मस्की, आपका यहाँ पर ब्रह्मगिरी, सोपरा, आपका कालिंग, आपका घोगली, आपका जोगाड़, ये सारे जो है यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर साम्राज्य के जो आपके मुख्य नगर थे वो सारे जो है नाम यहाँ पर दे रखे। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे आपकी दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत के दक्षिण भारत में आने जाने का क्या करता है, रास्ते में पड़ता है। याद रखनी है, दूसरी उज्जैन कहाँ पर पड़ेगा? उत्तरी भारत के दक्षिण भारत में आने जाने का रास्ता। वहीं हमने यहाँ पर क्या देखा था, आपका तक्षशिला उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया का जो है रास्ता बनाता है। आगे बात करते हैं, शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी व यहाँ पर क्या रहते थे, शिल्पकार रहते होंगे, तभी तो ऐसी ऐसी मूर्ति ये सारी चीजें देखने को मिली है। साम्राज्य में बहुत यहाँ पर क्षेत्रों में किसान पशुपालक के गांव में बसे थे। मध्य भारत में जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा है। वहां पर आपके फल फूल संग्रहण, जानवरों का शिकार करने से क्या करते थे, जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती थी। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे। यहाँ पर अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। आगे चलते हैं। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न यहाँ पर दिया है, क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़ा होता है। साम्राज्य के राज्यों से बड़ा और उनकी रक्षा करने के लिए एक बड़ी सेना की जरूरत होती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। राज्य आपका छोटा, साम्राज्य आपका राज्य से बड़ा, यही डिफरेंस होता है। इनके कारण इन्हें बड़ी संख्या में इकट्ठा करने के लिए, क्या कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो संसाधन कैसे होंगे, बड़ी बड़ी सेना किस प्रकार रखी जाएगी। तो उसी वजह से जो है यहाँ पर ज्यादा कर लिया जाता था। तो ये तो था आपका डिफरेंस। अब बात करते हैं आपका साम्राज्य का प्रशासन जो है आपका किस प्रकार चलता था। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों में अलग ढंग से शासन होता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास इलाकों में सम्राट का सीधा यहाँ पर क्या था, नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके में गांव, शहरों, किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी को सजा भी दी जाती थी। इसमें कई अधिकारी को वेतन भी मिलता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इससे क्या होता था, ऊपर जो थे सम्राट था और राज्य के परिवार विशिष्ट मंत्रियों की सहायता से सब पर निर्भर होते थे। जासूस इसलिए रखा जाता था ताकि राजा देख पाए कि सभी अधिकारी अपना काम सही से कर रहे हैं या फिर नहीं। आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे प्रांत या फिर यहाँ पर कह सकते हो क्षेत्र थे। जैसे कि आपका देश हो गया, देश में आपको अलग अलग राज्य देखने को मिलेंगे। राज्य में आपके अलग अलग शहर होंगे, शहर में आपके अलग अलग गांव बटे होंगे। तो इस प्रकार से क्या होता था, यहाँ पर चीजें बटी हुई होती थी। इसमें आपका तक्षशिला या फिर उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों में शासन करते थे। ये क्या थी, आपकी प्रांतीय राजधानी थी तक्षशिला।
और जैसी, या फिर आप कह सकते हो उज्जैन। इसमें क्या है, कुछ हद तक पाटलिपुत्र में इन क्षेत्रों का नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमार को यहाँ पर राज्यपाल या फिर गवर्नर बना दिया जाता था। जो राजा के बेटे होते थे उन्हें क्या बना दिया जाता था, आपका राज्यपाल बना दिया जाता था, जो भी आपके यहाँ पर मुख्य प्रांत होते थे वहां पर। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगह पर स्थानीय परंपराओं के नियमों को ही माना जाता था, जो पहले से चले आ रहे हैं। आगे आपका प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र था। इसमें इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ आपके मार्ग और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आपका आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर उन्होंने संसाधनों को भेंट कर ये सब चीजें आपके यहाँ पर इकट्ठा की जाती थी। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र आपकी पुस्तक है, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। इसमें लिखा गया उच्चतर उत्तर पश्चिम यहाँ पर कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए। याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है उत्तर पश्चिम किसके लिए, तो आप बताओगे कंबल के लिए, दक्षिण भारत आपके सोने और ऐसे आपके कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ये सारी चीज होगी। संभवतः यहाँ पर संसाधन नजराने के तौर पर जो है दिए जाते थे। आगे बात करते हैं आपके यहाँ पर, और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। यहाँ पर लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारी को यहाँ पर हाथी, लकड़ी, मधु और मौन जैसी चीजों को ला कर दे। नजराना क्या होता था, जहाँ कर नियमित रूप से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव इकट्ठा किया जाता था। जैसे नजराने विविध प्रकार पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। जैसे अगर किसी किसान की बहुत अच्छी फसल हुई, वो जाकर वहां पर अपने राजा को नजराना या फिर कोई भी भेंट देता था, तो नजराना हो जाती थी, क्योंकि किसान ने यहाँ पर खुद की इच्छा से दिया। ठीक है, वो इस प्रकार का उपहार ही आपका नजराना होता था। नजराना और आपका कर दोनों अलग अलग चीज थी। यहाँ पर बात करते हैं राजधानी में सम्राट। राज्य में सम्राट मैगनीस्थीस जो है आपके चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया से आया यूनानी राजा कौन सा था, आपका सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था। मैगनीस्थीस जो था, उन्होंने कुछ ऐसा देखा और उसका विवरण किया। इनकी भी पुस्तक देखने को मिलती है। यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि सम्राट का जनता के सामने आने वाले अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें सोने की पालकी में ले जाया जाता था। अंग रक्षक जो उनके बॉडीगार्ड होते थे, वो सोने और चांदी से अलकृत हाथियों पर सवार करते थे। अंग रक्षक जो थे पेड़ों पर चलते थे। पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतुओं का झुंड था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। सामान्यतः राजा यहाँ पर हथियारबंद महिलाओं से घिरे हुए होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कहीं उनकी कोई हत्या ना करने की कोशिश करे, तो उन्हें इसी चीज का डर रहता था कि कोई उनकी हत्या ना कर दे। उनका खाना खाने से पहले खास नौकर जो है खाना चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। क्यों? क्योंकि अगर किसी को पता लग गया इस कमरे में जो है राजा सो रहा है, तो अगली रात जो है वहां पर उन्हें मरने का डर रहता था। तो इसी वजह से कभी भी ये 2 रात जो है एक ही कमरे में व्यतीत नहीं करते थे। यहाँ पर क्या आपका पाटलिपुत्र आधुनिक पटना, इसमें क्या है आपका एक विशाल जो है आपका खूबसूरत नगर था। यह प्राचीन प्राचीर से घिरा था। यह विशाल प्राचीर से घिरा था, जिसमें आपके यहाँ पर 570 बुर्ज और आपके 64 द्वार थे और 2-3 मंजिल वाली आपकी घर लकड़ी और ईंटों से बना था। राजा का महल भी काठ से बना हुआ था। किससे? काठ से बना, जिसमें पत्थर की नक्काशी से अलंकृत था। मतलब पत्थर पर उसमें नक्काशी की जाती थी। इसमें चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से भी घिरा था। तो याद रखनी है, पाटलिपुत्र क्या अब आधुनिक में आपका पटना है। अब जैसे पटना के नाम से जाना जाता था, उसके बारे में यहाँ पर ये सारी चीजें दी गई है। राजा द्वारा खाना चखने, ये हम सब चीजें जो है बच्चों से पूछेंगे। भाई ये बताओ कि जब हम राजा को खाना खाने से पहले खास नौकर क्यों चखते थे, तो बच्चे बताएंगे भाई इस कारण से चखते थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बच्चों की एक्टिविटी, बच्चों के माइंड में जो चीजें आ रही है उन्हें हम चैप्टर से रिलेट करेंगे, ताकि बच्चों को भी इस चैप्टर में लगे हाँ भाई मुझे ये चीजें समझ में आ रही है, तो ही तो बच्चे उसका आंसर देंगे। तो हम बीच बीच में इस प्रकार के क्वेश्चन जो यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो आगे आपका यहाँ पर अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक एक अनोखा सम्राट क्यों कहा जाता था? अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध हुआ और इससे पहले भी आपके शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आपके अशोक ने ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा या फिर आप ब्राह्मणी लिपि, हमने आपका बुद्ध भी पढ़ा है, जैन भी पढ़ा है इससे पहले वाले चैप्टर में। तो उसी के कारण जो आपके यहाँ पर प्राकृत, क्यों प्राकृत, इस वजह से क्योंकि जनता इसे ज्यादा जानती थी, इस भाषा को अच्छे से समझती थी, तो ही तो वो संदेश अच्छे से पढ़ पाते थे। आगे बात करते हैं अशोक का कालिंग युद्ध। इसने ही आपका, इस युद्ध ने जो है आपके अशोक का पूरा जीवन बदला था, उसके बारे में यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है आपका कालिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। किसका है?
उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उनकी युद्ध में वितृष्णा हो गई और उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि ये युद्ध आपका बहुत ही घातक हुआ था। इसमें बहुत ज़्यादा आपके लोग मरे थे, बहुत ज़्यादा आपकी यहाँ पर हानि हुई थी। उसे देख कर कह दिया कि अब मैं दोबारा युद्ध नहीं लड़ूंगा, और इन्होंने इसके बाद कोई भी युद्ध नहीं लड़ा था। आगे है आपका कलिंग युद्ध का वर्णन करते हुए अशोक का अभिलेख। अशोक के अभिलेख से ये सारी चीजें मिली है। आपने अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात की, राजा बनने से 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बन गए, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? क्योंकि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी भी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और शर्मन भी मारे जाते हैं। लोग अपने सगे संबंधी मित्रों को बहुत प्रेम करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं। वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या फिर आप परिजनों को खो देते हैं, या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को सबको खो देते हैं। इसके बाद क्या, यदि मुझे पश्चाताप हो रहा है जब मैंने धर्म का पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। इसके बाद क्या, उन्हें पश्चाताप हुआ। इसी वजह से उन्होंने धर्म का पालन करने और दूसरों को शिक्षा देने का निश्चय किया। मैं मानता हूँ धर्म के माध्यम से आपके लोगों के दिल के जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। दिलों को जीतना ज़्यादा बेटर है या आपका युद्ध से लड़ने को। तो इसी वजह से इन्होंने बताया कि दिल को जीतना ज़्यादा बेटर है, बलपूर्वक विजय करने से अच्छा। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में उत्तीर्ण कर रहा हूँ, ताकि मेरे बाद मेरे बेटे पोते भी युद्ध ना करें। ये इसी वजह से आपका यहाँ पर अभिलेख लिखा गया था। इसके बदले में उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई के बाद अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुए। धर्म क्या है आपका संस्कृत शब्द का मतलब है आपका धर्म, जो कि आपका प्राकृत रूप में है। आगे चलते हैं आपका यहाँ पर अशोक का धर्म क्या है। अशोक का धर्म मतलब धर्म क्या है। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा या फिर किसी भी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। उन्हें लगता है जैसे पिता अपने बच्चे के साथ अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका भी कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। और बुद्ध, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया आपका, बुद्ध के उपदेशों को प्रेरित करे। तो ये बुद्ध धर्म से बहुत ज्यादा प्रेरित हुए थे। यहाँ पर जो है आपकी एक उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखिए। यह बिहार के आपके रामपुरा में मिली है। ये आपके मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी राष्ट्रपति भवन में रखा गया और इसे जो है आपके एक समय में मूर्तिकार का नमूना था। तो ये अब कहाँ पर है, आपकी राष्ट्रपति भवन में इस मूर्ति को रखा गया है, जो कि आपके बिहार में पाई गई है। आगे चलते हैं। इन्होंने बताया था कि ऐसी कई समस्याएं या संवेदना आती है जो साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। कई प्रकार का टकराव भी पैदा हो जाता था। जानवर की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार व पड़ोस के बीच भी झगड़े होते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन सभी समस्याओं का निदान करना उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर धम्म महापाठ नामक के अधिकारी की नियुक्ति की, जो जगह जगह पर धम्म की शिक्षा देता था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने ही अधिकारी का नाम था, उन्होंने इसके नाम से जो है यहाँ पर धम्म की शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश के लिए यहाँ पर शिलाओं पर और स्तंभों को खुदवाया। अधिकारियों को यह निर्देश किया कि राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद से नहीं पढ़ सकते। अशोक ने धम्म के विचारों पर प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र, यहाँ पर इन्होंने अपने पुत्र और पुत्रियों को भी इसी कार्य हेतु श्रीलंका भेज दिया गया था। महेंद्र और आपकी सिंह मित्रा जो है यहाँ की इनकी पुत्री थी, जिसे श्रीलंका भेजा गया था। प्रश्न आपके इन सब में जो हम ये सारी चीजें करेंगे। आगे बात करते हैं। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य तथा जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश, इनका एक और अभिलेख मिला था। इसमें क्या था, लोग विभिन्न अवसरों का अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब मैं बीमार होते हैं तो उन्हें बच्चों का विवाह होता है, बच्चों का जन्म, जब यात्रा शुरू करते हैं तो तरह तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। उन्होंने क्या दिया, जब बीमार होते हैं तब उनके बच्चों का विवाह होता है। जन्म के समय जो है यहाँ पर अलग अलग तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। यह कर्मकांड किसी के काम के नहीं है। क्या बताइए, ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इस तरह से करना कोई भी अच्छी चीजें इन्होंने नहीं मानी। इसके बदले में लोग दूसरी रीतियों को माने जो ज्यादा फलदायी होगी। अनेक प्रकार की रीतियां करें। ये है अपने दासों तथा नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीवों के प्रति दया, ब्राह्मणों शर्मणों को दान देना। इन्होंने कहा कि ये सब चीजें ना करके अगर हम ये सब चीजें करें तो ये चीजें ज्यादा अच्छी होगी। आगे है, इन्होंने बताया धर्म की प्रशंसा या फिर दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। इन्होंने बताया कि अगर कोई अपने धर्म की प्रशंसा कर रहा है वो भी गलत है,
और दूसरे धर्म की बुराई कर रहा है वो भी गलत है। इन्होंने बताया हर किसी के धर्म में क्या है, दूसरे धर्म का आदर करना है। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई तथा दूसरे धर्म की बुराई करता है तो फिर वास्तव में अपने धर्म को ही नुकसान पहुंचा रहा है। आगे है इन्होंने बताया इसलिए हम किसी भी धर्म या उनके प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करें और उनका आदर करें। ये क्या है आपके अशोक के संदेश में उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। तो हम क्या करेंगे, बच्चों से पूछेंगे भाई जो ये चीज़ें बताइए ये चीज़ें ठीक है, इन किस्सों पर हम चर्चा करेंगे ताकि बच्चे भी समझे कि भाई ये चीज़ें ऐसी क्यों कही गई थी, कही थी, ठीक थी, नहीं। तो ये सब क्या आपके यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। आगे आपका ब्रह्म लिपि, ठीक है। ब्राह्मी लिपि क्या है, आपके भारत के आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों ब्राह्मणी लिपि से ही उत्पन्न हुई है। याद रखने ब्राह्मणी लिपि सबसे पुरानी लिपि मानी जाती है और इसमें आप ए अक्षर को अलग अलग भाषाओं में लिपियों में देख सकते हो। तो यहाँ पर ये आपकी लिपि दी है, ये है आपकी ब्राह्मणी। फिर इसके बाद आपकी देवनागरी हिंदी जो हम यूज़ करते हैं, फिर बांग्ला, मलयालम और तमिल। इसी की वजह से जो है आपकी ब्राह्मणी लिपि से ये सारी का जो है उद्गम हुआ है। आगे चलते हैं, यहाँ पर कल्पना करो। बच्चों को हम एक्टिविटी देंगे भाई इन सब चीज़ पर कल्पना करो कि तुम कलिंग में रहती तो क्या तुम अपने माता पिता युद्ध में काफ़ी दुख उठाने पड़े। तो ये सब चीज़ें पर हम विचार करेंगे। आओ याद करें, हम बच्चों से ये सब क्वेश्चन जो है पूछेंगे, ये एक्टिविटी हम बच्चों पर देंगे। यहाँ पर है आपके उपयोगी वर्ग, हमने साम्राज्य पढ़ लिया, राजधानी, अधिकारी, ये सब चीज़ें आपको पढ़ी लिया, आपके ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर दे रखी। ये है आपकी प्रमुख तिथियाँ, ये है आपका मौर्य साम्राज्य की शुरुआत आपकी 2300 साल पहले हुई, ये भी चीज़ें हमने डिस्कस की। ये आपका यहाँ पर पूरा चित्र इन्होंने बताया गया। ये आपका रेशम मार्ग सहित आपके यहाँ पर व्यापारिक मार्ग, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना आपकी ये चीज़ें नहीं पूछी जाती, हमने बच्चों को एक्टिविटी के तौर पर बता रखी है। तो ये सब चीज़ें आप देख लेना, आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपको यहाँ पर मानचित्र बता रखे हैं। मानचित्र से रिलेटेड आपके इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन इतने भी नहीं बनते। आगे बात करते हैं यहाँ पर आपकी, ये हो गया आपके आगे की बात। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। इसके स्थान पर अन्य कह सकते हो अन्य जगह पर भी कई राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर तथा उत्तर पश्चिमी में कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यावन राजाओं का शासन रहा। इसमें आपके उत्तर पश्चिमी भारत में नामक जो है शक नाम के मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इसके बाद आपके शक का यहाँ पर शासन आया। इसमें कुछ राज्य लगभग 500 वर्ष तक टिके रहे। शक शासकों के गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिली। इसमें हम अध्याय 9 में पढ़ेंगे। शकों के बाद यहाँ पर कुषाण आए, कुषाणों का शासन हुआ। फिर अध्याय 8 में कुषाणों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक आपका पुष्पामित्र शंकु ने एक राज्य की स्थापना की। शंकु के बाद कण्व आए और इसके बाद आपके अलग अलग जो यहाँ पर चलते रहे। ऐसे आपके यहाँ पर आ गए 1700 पहले जो है गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। फिर आगे आपके 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना। फिर इसके बाद जो आपके पश्चिमी भारत में कुछ हिस्सों में आपके शकों का शासन रहा और फिर इसके यहाँ पर आपका सतवाहन शासकों के साथ कई युद्ध किए गए। फिर आपके 2100 वर्ष पहले सतवाहन राज्य लगभग 400 साल तक टिका रहा। इसके बाद आपका 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में आपका वाकाटक वंश का स्थापना हुई। इसके बाद है आपके दक्षिण भारत में 2200 से लेकर 1800 वर्ष पूर्व यहाँ पर चोर आए। फिर चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। फिर इसके बाद जो 1500 वर्ष पहले पल्लवों तथा चालुक्य के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा यहाँ पर कई प्रकार के राजा तथा राज्य हुए। इसके बारे में हम उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक परिवर्तन हुए जिसमें आपके महिला, स्त्री, पुरुष महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसमें आपका कृषि का प्रसार हुआ, शहरों का विकास, उद्योग, व्यापार, प्रगति, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। उपमहाद्वीप के अंदर बाहर, जमीन के भीतर रास्तों की खोज की गई। पश्चिमी एशिया, आपका पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया मानचित्र में देख लेंगे, समुद्री रास्ते, ये सब चीज़ें जो यहाँ पर हुई। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें बताइए किस प्रकार से ये सारी चीज़ें हुई और इनका पता हमें किन चीज़ों से लगा। सिक्कों से पता लगा, पुस्तकों से पता लगा, पांडुलिपियों से हमने ये सारी चीज़ें देखी। ये आपका यहाँ पर शक का सिक्का हो गया, ये आपका कुषाण का हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो गया सातवाहन का सिक्का हो गया। तो ये अलग अलग साम्राज्य के यहाँ पर सिक्के दे रखा है। इन्होंने पूरे साम्राज्य के यहाँ पर बता दिया कि इसके बाद जो है आपके कौन से शासक आए। ठीक है, तो आप इन्हें एक बार नोट्स में लिख लेना।
तो आप इन सब शासकों को एक बार नोट्स में लिख लेना ताकि आप इन चीज़ों को भूलो ना और आपको इनका क्रम जो है याद रहे। यहाँ पर एक एक चीज़ जो है पॉइंट से बताई गई है, जैसे कि आपका शक का आ गया, फिर उसके बाद शकों के बाद जो उन्हें यहाँ पर क्या होगी, पराजय नहीं मिल पाई, फिर कुषाणों का आया, कुषाणों के बाद फिर हम अगले अध्याय में पढ़ लेंगे, फिर आपका पुष्पामित्र शंकु आ गया। तो इस प्रकार से जो आपके कण्व आए, फिर आपके यहाँ पर अलग अलग शासकों का यहाँ पर राज्य चला। तो ये हो गया। इसके बाद जो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इंपॉर्टेंट चैप्टर था। कई क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव अपडेट मिलती रहे। क्लासेस के लिंक भी वहाँ पर शेयर कर दिए जाते हैं। जब भी आपकी क्लास अपलोड होती है तो आपको लिंक जो है टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाता है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।